हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है 12 राज्यों की 60% महिलाएं इंटरनेट से अछूती हैं। और दूसरी न्यूज़ है कि वैक्सीन वितरण तंत्र दुरुस्त कर रहा केंद्र। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 60% से अधिक महिलाओं ने इंटरनेट का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं 7 राज्यों में करीब 50% पुरुषों ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय और पश्चिम बंगाल शामिल है। महिलाओं की साक्षरता दर में केरल सबसे आगे है। इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। पुरुषों की साक्षरता दर के मामले में भी लक्षद्वीप अव्वल है। दूसरे नंबर पर केरल है। आंध्र प्रदेश और बिहार इस मामले में भी पीछे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार जिस व्यक्ति ने 9वीं कक्षा या इससे अधिक की पढ़ाई की हो और पूरा वाक्य या वाक्य का एक हिस्सा पढ़ सके, उसे साक्षर माना जाता है। और ये पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सामने आई है। दूसरी न्यूज है वैक्सीन वितरण तंत्र दुरुस्त कर रहा केंद्र। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी कभी भी मिलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय इसके वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। इसके तहत एक और जहां कोल्ड चेन के हर पॉइंट को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं वैक्सीन देने वालों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। यहां तक कि वैक्सीन लेने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों पर नजर रखने के लिए उसका इलाज करने के लिए ब्लॉक स्तर पर तंत्र तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार कोरोना वैक्सीन के सुचारू वितरण के लिए 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट, 2,000 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रिज, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इंतजाम किया जा चुका है। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि जो बाइडेन की जीत पर लगी मोहर। दूसरी न्यूज़ है ब्रिटेन में कसा इंटरनेट मीडिया का सिकंजा, पर होगा यहाँ इंटरनेट मीडिया पर सिकंजा। और तीसरी न्यूज़ है गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन होंगे मेहमान। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिका के निर्वाचन मंडल ने जो बाइडेन को देश के राष्ट्रपति और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के पद के लिए बहुमत देकर उनकी जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कानूनी लड़ाई को विराम लग गया जिसमें चुनाव में व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी होने का आरोप लगाया गया था। बाइडेन को देश के 50 प्रांतों ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज मिलने की पुष्टि की है। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत होती है। कानून के अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक दिसंबर के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहले सोमवार को होती है। दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहले सोमवार को होती है। इस दिन सभी 50 प्रांतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के निर्वाचक अपना मत डालने के लिए बैठक करते हैं। हालांकि निर्वाचक मंडल की बैठक मात्र औपचारिकता होती है, लेकिन यह बैठक इस साल पहले की तुलना में अधिक चर्चा में रही क्योंकि देश के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिटेन ने इंटरनेट उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है। अब उपभोक्ताओं को नुकसानदेह सामग्री परोसने पर कंपनी को कड़े कानून का सामना करना होगा। कानून के तहत संबंधित इंटरनेट मीडिया कंपनी पर 18 मिलियन पाउंड करीब 250 करोड़ भारतीय रुपए, यह कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 10% हिस्सा जो भी ज्यादा हो, जुर्माना लगाया जा सकेगा। कानून के लागू होते ही इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर और
टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनियां भी आ जाएंगी। गृह मंत्री प्रीति पटेल और डिजिटल मंत्री ओलिवर बाइडेन ने यह नया कानून तैयार किया है। इसके दायरे में इंटरनेट मीडिया साइट, वेबसाइट, ऐप्स व अन्य सर्विस होंगी जो उपभोक्ताओं ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराती हैं। कानून के दायरे में वह कंपनी भी होंगी जो लोगों को विचार व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है गणतंत्र दिवस पर जॉनसन होंगे मेहमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें न्योता दिया था, जिसे स्वीकार करने का ऐलान स्वयं जॉनसन ने किया और नए साल की शुरुआत में भारत की यात्रा करने पर प्रसन्नता जताई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह दौरा कोरोना बाद के विश्व में भारत व ब्रिटेन के बीच साझेदारी की नींव रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गणतंत्र दिवस पर जॉनसन की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में नए युग की शुरुआत का प्रतीक बताया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ 2 घंटे की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में जयशंकर ने कहा कि हमने देखा है कि हाल के वर्षों में दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए हैं। यह हम दोनों के हित में है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रगाढ़ करें। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है वित्त मंत्री का आश्वासन, बजट में होंगे अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रावधान। और दूसरी न्यूज़ है इकोनॉमी की राह में रोड़ा बन रहा किसान आंदोलन। पहली न्यूज़ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आगामी बजट में अर्थव्यवस्था की रिकवरी गति बरकरार रखने वाले प्रावधान होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च को जारी रखा जाएगा। उन्होंने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने के संकेत देते हुए कहा कि इससे होटल व हॉस्पिटैलिटी उद्योग को भी गति मिलेगी। मंगलवार को औद्योगिक संगठन एसोचैम के साथ एक वर्चुअल चर्चा में सीतारमण ने कहा कि बजट तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आगामी बजट में इकोनॉमी की रिकवरी को जारी रखने और उसे आगे ले जाने वाले प्रावधान होंगे। सीतारमण का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होने वाले सरकारी खर्च को बढ़ाया जा रहा है। हर महीने केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के साथ इस खर्च की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इंफ्रा पर निवेश में बढ़ोतरी जारी रहेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमी की राह में रोड़ा बन रहा किसान आंदोलन। कोरोना प्रभाव से देश की इकोनॉमी को उबारने की राह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जारी किसान आंदोलन ने बड़ा अवरोध पैदा कर दिया है। इस आंदोलन की वजह से कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में भारी परेशानी होने लगी है। उद्योग जगत का कहना है कि सामानों की ढुलाई की लागत 10% तक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में कई उद्योगों के लिए कच्चे माल की दिक्कत को देखते हुए देश के 2 प्रमुख उद्योग संगठन CII और एसोचैम ने हालात को चिंताजनक बताया है। संगठनों के अनुसार रोजाना 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उद्योग चैम्बरों ने सभी पक्षकारों से आग्रह किया है कि आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश को झटका लग सकता है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है भुनानी होंगी कौशल विकास की संभावनाएं। कौशल आपूर्ति के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूक और व्यापक बदलाव करने होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है विजय के बावजूद गंवाया अवसर। इंदिरा सरकार ने बांग्लादेश बनाने की वाहवाही को राष्ट्रीय हितों पर वरीयता दी, जबकि तब कश्मीर का हल निकल जाता। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व सैनिक और पूर्व प्रशासक R विक्रम सिंह द्वारा। तीसरा आर्टिकल है उत्साहजनक संकेत। कोरोना संकट के दौरान उपभोक्ताओं से जो सकारात्मक निष्कर्ष वातावरण निर्मित करने वाले कई, जैसे कि अब पॉजिटिव हो रहे हैं लोग कोरोना को लेकर, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं।
मैकेंजी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त 8.5 करोड़ कुशल कर्मियों की कमी है। इसके विपरीत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त सामान्य कर्मियों की जरूरत 9.5 करोड़ से अधिक है। हम विश्व को ऐसे कुशल कर्मियों को उपलब्ध कराने का गढ़ बन सकते हैं। हालांकि यह तभी संभव है जब हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त अपने कर्मियों का कौशल बढ़ा सकें, लेकिन हालात इसके विपरीत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग के अध्यक्ष आर श्रीनिवासन के अनुसार भारत में 10 से 20 हजार वेल्डर चीन, रूस और पूर्वी यूरोप के देशों से लाए गए हैं। यानी विश्व को कुशल कर्मी उपलब्ध कराना तो दूर, हम देसी उद्योग को भी कुशल कर्मी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस विकट परिस्थिति का विवरण विश्व बैंक की 2008 की एक रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र का संज्ञान लिया गया है। वैसे तो सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में इसका बजट मात्र 3,000 करोड़ रुपए है। वहीं शिक्षा मंत्रालय का बजट 99,000 करोड़ रुपए है। कौशल विकास मंत्रालय का यह सीमित बजट उसी तरह है जैसे जंगल में लगी आग बुझाने को 2 बाल्टी पानी उपलब्ध करा दिया जाए। सरकारी विद्यालयों की इस दुरूह स्थिति में सुधार करने के लिए कई देशों में छात्रों को सीधे वाउचर देने के प्रयोग किए गए हैं। हांगकांग में छात्रों को छूट है कि वे अपने मनपसंद विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं और फीस के लिए निर्धारित रकम सरकार द्वारा सीधे विद्यालय को दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था में पाया गया है कि ड्रॉप आउट की दर कम हो गई है और गणित की शिक्षा में सुधार आया है। फिलीपींस में भी यह सफल प्रयोग रहा है। हमारे देश में भी आंध्र प्रदेश और दिल्ली के शाहदरा में ऐसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसमें गणित और अंग्रेजी की शिक्षा में सुधार हुआ है। स्पष्ट है कि यदि अध्यापक पढ़ाने में रुचि रखते हैं तो छात्र पढ़ते हैं। आज निजी संस्थानों में शिक्षक 4 अंकों के वेतन में भी उत्तम शिक्षा दे रहे हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों में 60,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले शिक्षकों की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में फीस कम होती है या वह माफ भी हो जाती है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि इस आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता का परिचालन में कोई समझौता किया जाए। नेक्स्ट है, विजय के बावजूद गंवाया अवसर। आजादी के पहले और उसके उपरांत हम भारत के लोग संविधान के अतिरिक्त ऐसी धुर भारतीय सोच विकसित करने में नाकाम रहे जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीयता का एक स्थिर दर्शन व परिभाषा प्रतिपादित करती है। हम अब कहीं जाकर राष्ट्रीय हित की दिशा में चले हैं। समझौता परस्त राजनीति वास्तव में विभाजनकारी सोच के लोगों को भी सत्ता में ले आती है। यह देश उसका प्रतिरोध नहीं करता बल्कि उसे बर्दाश्त करता है। समय समय पर इसके परिणाम मिलते रहे हैं। साल 1971 में भी ऐसा ही एक पड़ाव था जब हमें महान विजय प्राप्त हुई, जिसमें हमें द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को दफन किया था। वह एक सैन्य विजय के साथ महान वैचारिक विजय भी थी। बस एक और कदम की दरकार थी कि कश्मीर विवाद समाप्त हुआ होता, हम पाकिस्तान के विचार को ध्वस्त कर देते। 1971 में गंवाए गए अवसर ने राजनेता इंदिरा गांधी के नजरिए की सीमाएं स्पष्ट कर दी। शायद नेताओं की जमात सत्ता हित से आगे सोच नहीं पाती। वहीं देश के नेता तो यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि युद्ध की इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर कश्मीर और फिर आगे पाकिस्तान समस्या का स्थायी समाधान भी हो सकता है। हमारी असल समस्या कश्मीर थी, लेकिन कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। वैसे ये कैसे समझते कि पाकिस्तान की पराजय बांग्लादेश की आज़ादी का मार्ग स्वतः बना सकती है। युद्ध से पूर्व पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक रणनीति के निर्देश जारी किए गए थे। सारी तैयारियां पूर्ण थी। जनरल संधू अपनी पुस्तक बैटल ग्राउंड छंब में लिखते हैं कि युद्ध से महज 2 दिन पहले अचानक 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा रक्षात्मक रणनीति के निर्देश दिए गए। इससे पश्चिमी मोर्चे पर हमारे समस्त सैन्य आक्रमण प्लान पर अचानक ब्रेक लगा दिया। अब हम ना हाजीपीर पर हमला कर पाते और ना लाहौर सियालकोट सेक्टरों पर। सेना के हाथ बांध दिए गए। मानेक शाह ने जबरदस्त प्रतिरोध के बावजूद इंदिरा गांधी नहीं मानी और कहा कि यदि हम पश्चिमी सीमा पर आक्रामक हुए तो अंतर्राष्ट्रीय विरोध नहीं झेल पाएंगे। बांग्लादेश बनाने की वाहवाही को भारत के राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व दिया गया। शिमला समझौता हुआ, भुट्टो को उनके सैनिक मिल गए, पर हमने
क्षम गवा दिया। बांग्लादेश बनने के बाद वहां की प्रताड़ित 85 लाख हिंदू आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रीय हित की समझ के अभाव में ऐसा ना हो सका। राष्ट्रवाद का जन्म तो इस देश में जैसे 2014 के बाद हुआ है। इससे पहले सत्ताओं की तुष्टीकरण के खेल में देश को सराय बना रखा था। 1971 तो एक महान जनरल की सैन्य विजय थी जिसे कश्मीर का हल निकलता, परंतु राजनीति की स्थापित क्षुद्रताओं ने इसे अर्थहीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट आर्टिकल है उत्साहजनक संकेत। कोरोना संकट के इस दौर में उपभोक्ताओं को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण में ऐसे निष्कर्ष सकारात्मक वातावरण निर्मित करने वाले हैं कि इस वर्ष अप्रैल की तुलना में नवंबर माह में उपभोक्ता कहीं अधिक आशावादी रहे हैं। यह सर्वे यह भी इंगित करता है कि आने वाले समय में उपभोक्ता खरीदारी को लेकर कहीं अधिक उत्साह दिखाएंगे। निसंदेह ऐसा होने से न केवल आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को कोरोना के असर से उबारने में मदद मिलेगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अक्टूबर माह में कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इस वित्तीय वर्ष यह लगातार दूसरा माह रहा जब औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और ऑटो सेक्टर में भी सुधारों के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपने अनुमान को संशोधित किया है। उसने यह उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर नतीजे हासिल कर रही है और आने वाले समय में विकास दर में तेजी आएगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि भारतीय बॉडी बिल्डिंग की कमान पहली बार महिला के हाथ में। बॉडी बिल्डिंग को भारत में खेल से ज़्यादा शौक के रूप में पहचान मिली है। इसमें पुरुष वर्ग ही ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है और महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। मगर पहली बार भारतीय बॉडी बिल्डिंग महासंघ की कमान एक महिला को सौंपी गई है। मंगलवार को इस हुए चुनाव में महासचिव सहित 3 अहम पदों पर महिला को चुना गया। पद्मश्री अवार्ड व पूर्व विश्व चैंपियन प्रेमचंद ढींगरा और बॉडी बिल्डिंग के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव चेतन पठारे की उपस्थिति में सभी पदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 साल का होगा। दिल्ली के अरविंद मधोक को अध्यक्ष जबकि महाराष्ट्र की हिरल सेठ को महासचिव चुना गया है। मध्य प्रदेश के अतिन तिवारी कोषाध्यक्ष बने हैं। तो ये आज का 16 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।